आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पे। कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर लेकर आया है आज नए वीडियो में T20 सीरीज में, जिसमें हम 20 प्रश्न जीके के किसी सब्जेक्ट को उठाते हैं और उसका हम एनालिसिस करते हैं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले पूछा जा चुका है और भविष्य में भी आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। आने वाले एग्जामिनेशन की चर्चा हम कर लेते हैं। बीपीएससी 17वीं पीटी का एग्ज़ाम होगा 30 सितंबर को। 24 अगस्त को बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। इसके बाद और सारे एग्जामिनेशन, बिहार एसआई की नई वैकेंसी आ जाएगी इस साल, बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन शेष है, बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जामिनेशन शेष है और बिहार एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी आने वाली है नई, वो भी वैकेंसी आ चुकी होंगी। और हाल फिलहाल में सबसे बड़ी परीक्षा जो होने वाली है बिहार में, वह है नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा। 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा लेने का निर्णय लिया है और परीक्षा एजेंसी भी तय कर दी गई है और यहाँ तक कि गाइडलाइन भी जारी किया जा चुका है। तो इन सभी एग्जामिनेशन में जिनकी हमने चर्चा की है, इन सभी में हमारा T20 सीरीज़ और आगे आने वाले क्लासेस काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज के T20 सीरीज़ में हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी लोग एक एक करके देखें और इन प्रश्नों को देख करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। T20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज। तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पहला प्रश्न है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? ऑप्शन है निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, अभिजात वर्ग द्वारा चुनना प्रतिनिधि अपना, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, इनमें से कोई नहीं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इस पे कह रहा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। देखिए लोकतंत्र में चुनाव द्वारा शासन व्यवस्था चलती है और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन में, कहने का मतलब लोकतंत्र में 2 तरह से चुनाव होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव में यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है डायरेक्ट रूप से। तो यहाँ पे ऑप्शन है निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, अभिजात वर्ग द्वारा चुनना, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। यानी कोई भी प्रतिनिधि का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा हो, आम लोगों के द्वारा हो, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में जैसे चुनाव होते हों, उन चुनाव को बोलेंगे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। जैसे एग्जाम्पल में भारत में लोकतंत्र है तो 2 तरह के चुनाव प्रणाली हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। जैसे एग्जाम्पल में संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के सदस्य जो चुन के जाते हैं वो आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं। 18 वर्ष के सभी व्यक्ति उनके चुनाव में मतदान करते हैं और चूँकि डायरेक्ट जनता उनके चुनाव में भाग लेती है, इसलिए उनके चुनाव को यानी लोकसभा के सदस्य को चुनाव को बोलेंगे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। और अप्रत्यक्ष का एग्जाम्पल समझ लीजिए, वही राज्यसभा का सदस्य अगर चुना जाता है तो राज्यसभा के सदस्य को जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं उन्हें। जैसे में बिहार में या किसी भी राज्य में जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो उस राज्य के राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में जनता डायरेक्ट भाग नहीं ले रही है उनके चुनाव में, जनता द्वारा पहले से जो विधायक हैं वो विधायक चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य को। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष, तो वहाँ बोलिएगा कि लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है। वहीं अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो वहाँ बोलेंगे अप्रत्यक्ष, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती हैं। जनता के प्रतिनिधि यानी पहले से जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए विधायक होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं विधायक जी, वो लोग चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य को। और जिस चुनाव में डायरेक्ट जनता स्वयं मतदान देकर भाग लेती है उस चुनाव को बोलते हैं हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव। तो यहाँ समझ रहे हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, तो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना उसे कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। और आप ये भी जान गए हैं कि लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें जनता डायरेक्ट मतदान करती है, डायरेक्ट भाग लेती है उनके चुनाव में। उसी तरह राज्य में विधानसभा के सदस्य का चुनाव अगर होता है तो उसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है, तो विधानसभा के सदस्य का चुनाव भी प्रत्यक्ष निर्वाचन तरीके से होती है। तो आप समझ गए होंगे अगर अप्रत्यक्ष चुनाव कहेगा तो अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता
अपना प्रतिनिधि नहीं चुनती है, पहले से एक जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वो किसी और को चुनते हैं, उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। जैसे मैं अगर आपसे पूछ दे अब कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है, तो आप क्या जवाब देंगे बताइए। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है, जनता के चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित जो होते हैं वो, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है। अगर हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट जनता भाग लेती तो हम बोलते कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, तो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। दूसरा प्रश्न आज का है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें कौन चुनते हैं। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्य ऑप्शन है, बी में राज्यों के विधान पालिका परिषदों के सदस्य हैं, यानी विधान परिषद के सदस्य हैं। तीसरा ऑप्शन है कि राज्यों के विधान सभाओं के सदस्य हैं, और चौथा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। वहीं राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ राज्यों एवं जहाँ केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, और साथ में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसलिए यह आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं कौन, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान कब से क्रियान्वित हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगस्त 1947 में, जनवरी 1950 में, नवंबर 1949 में, जनवरी 1952 में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 1950 में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरी तरह तैयार हो गया था, और उसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्या आप जानते हैं कि 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया था? तो इसलिए किया गया था कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने संविधान सभा में चर्चा के दौरान बताया था, याद दिलाया था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी से पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाता आ रहा था, तो क्यों न उस दिन को यादगार बना दिया जाए और 2 महीने बाद ही संविधान को लागू किया जाए, ताकि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया जाएगा तो हर साल हम 26 जनवरी को संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में हम लोग मनाएंगे उत्सव, गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो क्या होगा, उस दिन 26 जनवरी का दिन तो यादगार हो जाएगा, क्योंकि 26 जनवरी को हम लोग जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो मोटिवेशन के लिए, प्रेरित होने के लिए हम लोग 1930 ईस्वी से ही प्रत्येक साल 26 जनवरी को, यहाँ तक कि 1947 में भी 26 जनवरी को ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। तो इस तरीके से स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक साल 26 जनवरी को मनाया जाता रहा था। तो आज़ाद तो देश हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो अब तो स्वतंत्रता दिवस के लिए डेट हो गया फिर 15 अगस्त को, तो 26 जनवरी का दिन उपेक्षित हो रहा था। इसलिए संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त की थी और सभी लोग इस पर सहमत हुए थे, जिसके बाद संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान कब से क्रियान्वित हुआ है, तो जनवरी 1950 यहाँ पे है, यानी 26 जनवरी 1950 से, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। चौथा प्रश्न है, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है। यानी आधुनिक समय में जो विधि बनती है, जो कानून बनता है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है, उसका एकमात्र साधन कौन है। आधुनिक समय में कानून कौन बनाते हैं। ऑप्शन है, प्रथा से बनती है, बी में धर्म से बनता है कानून, सी में शासन बनाती है, डी में विधानमंडल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा विधानमंडल। अभी लोकतांत्रिक देशों में, आधुनिक युगों में न कोई प्रथा से कानून बनती है, न ही किसी धर्म के द्वारा कानून बनाया जाता है, धार्मिक संस्था के द्वारा, यानी गिरजाघर या मस्जिद या फिर मंदिर के द्वारा या उनके प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनता है, न कि शासन के लोग कानून बना लेते हैं। जैसे में अभी नरेंद्र मोदी जी शासन में हैं तो वो कानून अकेले नहीं बना लेते हैं,
बनाते हैं कानून, संसद बनाती है कानून, जिसे हम लोग विधानमंडल कहते हैं। राज्यों में विधानमंडल होते हैं, विधानसभा वो बनाती है कानून। केंद्र में विधानमंडल को संसद कहते हैं, केंद्र की व्यवस्थापिका को, तो वो बनाती है कानून। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन कौन है? विधानमंडल है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 5वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा नोटिफिकेशन, आप देख लेंगे और आप लाभान्वित होंगे। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत जल्द ही आपको वीडियो मिलेंगे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब तक नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और बेल बटन एक होता है उसको प्रेस कर देंगे ना, तो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा यूट्यूब के द्वारा। अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज की त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला समिति, जिला परिषद। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया गया था। तो ये पूछा जा रहा है कि त्रिस्तरीय प्रणाली जो होती है उसमें प्राथमिक कौन है, यानी सबसे नीचे कौन है? तो आप जानते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे नीचे है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो यहाँ पे सबसे नीचे का यानी प्राथमिक जो हो जाएगा, देख लीजिए, ग्राम पंचायत हो जाएगा। पंचायत समिति तो होता है प्रखंड लेवल पे, जिला समिति जिला स्तर पर या जिला परिषद, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्राम पंचायत। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय जो होती है उसमें 3 स्तर कौन कौन होते हैं? तो देखिए यहाँ पे ग्राम स्तर पर होते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है, और फिर उसके ऊपर में प्रखंड स्तर पर होती है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जो त्रिस्तरीय संस्थान होते हैं उसमें तीसरा स्तर होता है जिला परिषद। तो सबसे नीचे होता है ग्राम स्तर पर कौन? ग्राम पंचायत। तो पंचायती राज की त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग कौन है? ग्राम पंचायत है, यानी ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत है वो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहला पार्ट है, नीचे का पार्ट है। अब 6ठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होता है, गलत जोड़ी चुनने वाला या मैचिंग वाला। तो देखिए प्रथम गवर्नर जनरल के सामने है सी राजगोपालाचारी। प्रथम गवर्नर जनरल के सामने क्या है? सी राजगोपालाचारी। अब देखिए प्रथम प्रधानमंत्री के सामने है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद है प्रथम कानून मंत्री में के.एम. मुंशी, और प्रथम राष्ट्रपति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी लोग तो बहुत आसान सा प्रश्न है ये बना लिए होंगे। प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी सही है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी सही है, प्रथम कानून मंत्री के.एम. मुंशी ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन जोड़ी गलत है पूछ रहा है, तो जोड़ी गलत है ये सी वाला। प्रथम कानून मंत्री कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, चूँकि ये जो जोड़ा है वो गलत है। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ये भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम कानून मंत्री के.एम. मुंशी ये गलत है, यानी पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 7वां नंबर देखिए क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो व्यवस्था है उसमें जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होते हैं वो राज्यसभा के पदेन आपको सभापति होते हैं, यानी अध्यक्षता करते हैं वही। तो जो भी होंगे उपराष्ट्रपति वही होंगे राज्यसभा के बैठकों यानी अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाले। तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका समझ गया क्या होगा? उपराष्ट्रपति, क्योंकि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होते हैं वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी वही व्यक्ति राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। 8वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, चलिए। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। भारत में आप जानते हैं सदन, तो केंद्र में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यों में क्या है कि किसी राज्य में एक सदनीय व्यवस्था भी हो सकती है और द्विसदनीय व्यवस्था भी हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में कहा गया है। लेकिन केंद्र में तो जो सदन है, जो संसद है यानी विधान पालिका है, केंद्र की विधायिका है, वो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्य में होगा तो विधानसभा एक होना ही है। अगर कहीं कहीं द्विसदनीय व्यवस्थापिका है राज्य में तो वहाँ विधान परिषद भी होंगी। तो यहाँ के यूनिक प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स जब वो सदस्य होते ही नहीं राज्यसभा के, तो उनका अपना कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, हालांकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। आप सभी लोग जानते हैं राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य राज्यसभा के रिटायर हो जाते हैं और उनके जगह पर जो चुनाव होता है वो फिर पद ग्रहण करते हैं। इस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष। फ्रेंड्स अभी उपराष्ट्रपति कौन है? आप कमेंट बॉक्स में करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि भारत के उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है और उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या ये किसी राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, वो भी कमेंट करके बताइए। आप जब आप कमेंट करते हैं ना तो लगता है कि आप कनेक्ट हो रहे हैं हमसे। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास जो इस तरह से यूट्यूब पर आप ले रहे हैं हमारा, यानी वीडियो देख करके, वो फ्री वीडियो है, तो आप इसको देख करके जब आप सीखते हैं तो कुछ हम पूछते हैं तो बताइए आप, तभी लगेगा कि आप वीडियो हमारा देख रहे हैं और ये इससे लाभ आपको हो रहा है। तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है और उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु पूर्ण होना आवश्यक है? फ्रेंड्स 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। आप सभी लोग जानते होंगे 21 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष चाहिए, लेकिन यहाँ पे है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को 21 वर्ष। कोई भी व्यक्ति अगर 21 वर्ष का हो गया है तो मुखिया हो या जिला परिषद हो या पंचायत समिति हो या ग्राम पंचायत में किसी पद हो, तो आप वो लड़ सकते हैं चुनाव। इसलिए अगर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? 10वां प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और महान्यायवादी कौन होते हैं? तो जिस तरह से किसी व्यक्ति का कोई मुकदमा लड़ता है उनका वकील, उसी तरह से भारत सरकार का एक तरह से कानूनी सलाहकार सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा वकील होते हैं। अगर भारत सरकार को किसी तरह का कोई केस होता है किसी से, तो भारत सरकार के केस की पैरवी कोर्ट में करते हैं महान्यायवादी। यानी भारत सरकार का सर्वप्रथम सबसे बड़ा विधि पदाधिकारी होते हैं, वकील होते हैं महान्यायवादी। तो ये उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है नीम, बरगद, आम, तार। इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता है, लेकिन एग्जाम में पूछता है बार बार। अगर आप लोगों से नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या क्या है? भारत पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस आर्टिकल में है? तो फ्रेंड्स वो आर्टिकल है 19 में है। ऑप्शन है 12, 15, 17, 19। तो इसका आंसर हो जाएगा 19। यानी भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल 19 में है। 19 में ही कुल 6 तरह की स्वतंत्रताएँ दी गई है, तो ये ध्यान रखना है। अब है 13 नंबर प्रश्न, उच्च न्यायालय के जजों न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? आप जानते हैं कि भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, जिसमें सबसे नीचे है लोअर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। तो ये पूछा जा रहा है कि हाई कोर्ट यानी क्या? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के जज कितने होंगे, कितनी संख्या में होंगे, ये तय कौन करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है आपको राज्य सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद। तो फ्रेंड्स जान लीजिए कि हाई कोर्ट के जजों की संख्या निश्चित करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, फिर आप पूछेगा कि सर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन निश्चित करते हैं? तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या निश्चित करती है, तय करती है संसद। यानी संसद तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, जबकि हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, संख्या कितनी होगी, ये तय करते हैं जो राष्ट्रपति होते हैं वो। यानी राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजों की संख्या तय करते हैं, निर्धारित करते हैं कि कितने होंगे। 14 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? देखिए, भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो ये प्रश्न ऑप्शन देख लीजिए पहले, गीता मुखर्जी, लीला सेठ,
सुजाता मनोहर, रानी जेठमलानी। फ्रेंड्स, इसका आंसर बता देते हैं हम, फिलहाल फिर चर्चा करेंगे इस पर। तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं वो लीला सेठ जी हैं। कौन है? लीला सेठ जी, जिन्हें मदर ऑफ लॉ के नाम से भी जानते हैं। मदर ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं किन्हें? लीला सेठ जी। अब बताते हैं क्या बात है। मतलब भारत में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं लीला सेठ। लीला सेठ कौन है? तो ये आपको पंजाब से संबंधित हैं और ये क्या हैं जानते हैं? इनके बारे में क्या है कि ये लंदन से पढ़ाई किए हैं वकालत का, और वहीं पे लंदन में 1958 में बार परीक्षा जो होती है बार काउंसिल की, उसमें टॉप की थी लंदन में उस समय 1958 में। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि वो आपको लंदन में बार परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल की थी। उसके बाद वहाँ से आकर के 1959 में कलकत्ता में कुछ दिन वकालत की, फिर पटना में वकालत की, फिर दिल्ली में वकालत का काम की। उसके बाद क्या हुआ कि 1978 में दिल्ली में हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी, यानी दिल्ली की पहली महिला न्यायाधीश बनी लीला सेठ। उसके बाद 1991 में हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, और किसी भी आपको हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं वो आपको लीला सेठ जी। यानी इस तरह से हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। तो हाई कोर्ट में बनी हिमाचल प्रदेश में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम लीला सेठ है, जिन्हें मदर ऑफ लॉ के नाम से भी जानते हैं। जान गए 1958 में वो लंदन बार काउंसिल की परीक्षा में टॉप किए थे। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता में वकालत शुरू की थी। उसके बाद वकालत शुरू किए थे पटना में कुछ दिन, फिर दिल्ली में किए। दिल्ली की पहली महिला न्यायाधीश बनी आपको 1978 में, और 1991 में हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। इस तरह से भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है लीला सेठ। और कहाँ बनी है? तो बोलिएगा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में बनी है। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है 1989 में न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश बनी है। यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछेंगे कोई आदमी तो आप जवाब देंगे मीरा साहिब फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? आपको मीरा साहिब फातिमा बीबी। और अगर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत की पहली महिला जज, सिर्फ ऐसे पूछ दे, भारत की पहली महिला जज, तो अन्ना चांडी जी बनी हैं 1937 ईस्वी में। अन्ना चांडी जी आपको ब्रिटिश काल में ही केरल में अब एक जगह है वहाँ पे वो मुंसिफ जज बनी थी पहली बार। ठीक है, और उसके बाद 1959 में वो केरल हाई कोर्ट में जज बनी थी। तो भारत की पहली महिला जज अगर पूछ दे सिर्फ तो अन्ना चांडी। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो लीला सेठ। भारत की पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की तो वो हो जाएंगे आपको मीरा साहिब फातिमा बीबी। भारत की पहली महिला न्यायाधीश फिर से समझ लीजिए अन्ना चांडी जी। भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी जी हाई कोर्ट में केरल में। भारत की पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में मीरा साहिब फातिमा बीबी। फिर पूछेगा भारत की पहली महिला न्यायाधीश पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो लीला सेठ, जो 1900 कब बनी है? 1991 में हिमाचल प्रदेश की महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं, जो पूरे देश में किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। और इनके बारे में तो जानते ही हैं कि 1958 में बार काउंसिल में टॉप की थी, और उसके बाद आपको 1978 में आपको दिल्ली हाई कोर्ट की जज बनी थी, और 1991 में मुख्य न्यायाधीश बनी थी हिमाचल प्रदेश की। तो ये इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अन्ना चांडी जी का नाम याद रखिएगा, लीला सेठ जी का नाम याद रखिएगा, और मीरा साहिब फातिमा बीबी का नाम रखिएगा। अब आते हैं वर्तमान समय में। वर्तमान समय में अभी तक सुप्रीम कोर्ट में एक बार भी कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33 जो अन्य न्यायाधीश हैं उनमें से 3 महिला न्यायाधीश हैं, जिनके नाम है हेमा कोहली, बेला त्रिवेदी और बीवी नागरत्ना। तो ऐसा है सिस्टम जो बना है, जो वरीयता क्रम से जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं उनमें इनमें से जो बीवी नागरत्ना है, जो महिला मुख्य न्यायाधीश अभी सुप्रीम कोर्ट की, वो आपको 25 सितंबर 2027 को सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी।
कब बनेंगी आपको? तो 25 सितंबर 2027 को सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। कौन? तो बीवी नागरत्ना। ये काफ़ी चर्चा में थी और आगे भी रहेंगी, क्योंकि भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कहाँ बनेंगी? सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में तो बन चुकी है लीला सेठ जी मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी बीवी नागरत्ना। और कब बनेंगी? तो 25 सितंबर 2027 को बनेंगी। ये डाटा से पता चल गया है। और 2027 में देखिएगा बीवी नागरत्ना जी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। तो हम लोग अभी तक 14 प्रश्न सोल्व किए हैं। 15वां प्रश्न देखिए, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि वह स्वयं ही प्रत्याशी हो, उसे राज्य की विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, वह विधान परिषद का सदस्य हो, वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो। यानी कि भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि वह विधान परिषद का सदस्य। ये आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में, मैंने बताया पहले के क्वेश्चन में भी, कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आप जानते हैं कि किसी भी राज्य में विधानमंडल एक सदनीय भी हो सकता है, द्विसदनीय भी हो सकता है। जिस राज्य में द्विसदनीय होता है वहाँ पे 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और विधान परिषद। तो अगर विधानसभा के सदस्य कोई मुख्यमंत्री, अब ये भी जानते हैं कि किसी भी राज्य में मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए उसके विधानमंडल के सदन के सदस्य होने चाहिए, विधानसभा के या विधान परिषद के। तो अगर विधानसभा के सदस्य से कोई मुख्यमंत्री बने हैं तो वो तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री बने हैं और वह विधान परिषद के सदस्य हैं तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। जैसे वर्तमान में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो विधान परिषद के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में और किसी एग्जाम में पूछ भी चुका है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे या नहीं लेंगे, या लिए थे कि नहीं लिए थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए तो आप जानते हैं कि विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य रहना जरूरी है। तो विधानसभा के सदस्य होकर मुख्यमंत्री कोई हैं तो वो मुख्यमंत्री होते हुए भी आपको राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे, चूँकि विधानसभा के सदस्य हैं। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री बने हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए इसका आंसर होगा कि यदि वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हैं और वह विधान परिषद के सदस्य हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान में वो भाग नहीं ले सकते हैं, उसके लिए वो पात्र नहीं है। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रपति चुनाव होता है तो उसमें भाग नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो विधान परिषद के सदस्य हैं। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, अनगिनत बार। तो फ्रेंड्स, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं। ये अभी चर्चा में भी है और आगे किसी न किसी एग्ज़ाम में, सक्षमता परीक्षा हो या बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट हो, इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, अनगिनत बार। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी आपको 1 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और दूसरी बार हार चुके हैं और फिर से इस बार उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है अपने पार्टी के द्वारा। तो इस तरीके से अमेरिका में कोई भी व्यक्ति मात्र 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि भारत में कोई व्यक्ति अनगिनत बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी कई बार निर्वाचित हो सकते हैं। और ये भी जानते हैं कि भारत में ये प्रावधान तो है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकते हैं, अनगिनत बार भी बन सकते हैं। लेकिन अभी तक मात्र एक ही व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 बार बने हैं, वो डॉक्टर राजेंद्र बाबू हैं। बाद बाकी जितने भी राष्ट्रपति बने हैं वो 1 बार भी बने हैं। लेकिन संविधान में ऐसा है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं 2 कार्यकाल तक के लिए, तीसरा बार नहीं बन सकते अमेरिका में। सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति निहित होती है। मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो, राष्ट्रपति, सरकार, संसद। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि शासन व्यवस्था के 2 स्वरूप हो सकते हैं, संसदीय या अध्यक्षात्मक। संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो नाम मात्र के औपचारिक होते हैं, संवैधानिक होते हैं, जबकि वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है जिसमें कि शासन की वास्तविक शक्तियाँ आपको मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, जिसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री जी। तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा होती है।
यही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बोला जाएगा। तो उसमें जो वास्तविक शक्तियाँ होती है वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष में, जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ की वास्तविक शक्तियाँ उस देश के राष्ट्रपति में निहित होती है, जबकि भारत में वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में होती है और मंत्रिपरिषद के हेड प्रधानमंत्री होते हैं। और मंत्रिपरिषद वास्तविक हेड होते हैं, लेकिन वो भी अपने मन का नहीं कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद भी अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसलिए घुमा फिरा के हम लोग अंत में संसद की प्रधानता यहाँ पे होती है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद वास्तविक होते हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री तो करते हैं, लेकिन ये मंत्रिपरिषद भी अपने मन का नहीं होते हैं। इनके द्वारा लिए गए निर्णय, और ये जो भी निर्णय लेंगे तो फिर संसद में इन्हें जवाब देना पड़ेगा और संसद से पारित कराना पड़ता है। इसलिए तो बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली। हालांकि भारत में ऐसी व्यवस्था की गई है कि सबसे ऊपर संविधान है। जैसे अमेरिका में देखिएगा तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट सबसे पावरफुल है, इंग्लैंड में देखिएगा तो संसद सबसे पावरफुल है। लेकिन अगर सबसे पावरफुल व्यवस्था किया जाए भारत में पूछा जाए तो यहाँ पे संविधान सबसे ऊपर है। संविधान का शासन सबसे ऊपर होना चाहिए, संविधान सबसे ऊपर है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट सबसे पावरफुल, इंग्लैंड में संसद, लेकिन भारत में संविधान है। तो ये समझ गए, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद वास्तविक शक्ति निहित होती है मंत्रिपरिषद में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री, और अध्यक्षात्मक में वास्तविक शक्तियाँ निहित होती हैं उस देश के राष्ट्राध्यक्ष में। जैसे में अगर अपने देश में भी अगर रहता वास्तविक ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तो मंत्रिपरिषद में वास्तविक शक्तियाँ नहीं रहती, राष्ट्रपति में वास्तविक शक्तियाँ रहती। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति जो पद है औपचारिक हैं, नाम मात्र के हैं और संवैधानिक है, और सारे निर्णय लेते हैं मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। लेकिन वो भी अपने निर्णय के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो हमने 17 क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें वो तुरंत आपको मिल जाए। और इसे शेयर भी कर दें अगर आपके परिचित हों जो पढ़ाई करना चाहते हो या जानना चाहते हो। ये जरूरी नहीं कि हमारा वीडियो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग ही जानें या देखें। हमारा वीडियो सबके लिए उपयोगी है, पढ़ाई लिखाई करने वाले के लिए तो और उपयोगी है। और कोई भी व्यक्ति है जो भारतीय संविधान को जानना चाहते हो, वो भी आप इतिहास को जानना चाहते हो, वो भी हमारे चैनल पे आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ है। तो फ्रेंड्स, भारत में आरटीआई कानून 2005 में, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है? 2005 में हुआ है। और क्वेश्चन पूछते कि दुनिया में सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम किस देश में लागू हुआ है फ्रेंड्स? तो ये आप कमेंट में बताइए, कमेंट में लिख करके बताइए कि दुनिया में सबसे पहले आरटीआई कानून किस देश में लागू हुआ है। फ्रेंड्स, हम जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आप ही के लिए पूछते हैं, ताकि जो क्वेश्चन हम पूछते हैं वो आप हमसे कनेक्ट रहेंगे और जवाब देंगे तो पता चला कि आप हमारे साथ हैं, बने हुए हैं, ठीक ना। चूँकि ऑनलाइन क्लास में लोग कहते हैं कि उतना कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऑनलाइन क्लास में भी आपके साथ इतना कनेक्शन रहे जैसे लगे कि हम आपके सामने पढ़ा रहे हों। तो प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, आप अपने लिए साथ दीजिए, आपके लिए ये सब हो रहा है, आपके लिए। आप कमेंट करके बताइए कि दुनिया में सबसे पहले किस देश में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। चलिए मैं बता देता हूँ, लेकिन अगले बार से जब मैं पूछूँ कमेंट में कोई चीज़ तो आप ज़रूर बताइएगा। स्वीडन में, दुनिया में सबसे पहले स्वीडन में लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम। और भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है 2005 में। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। विश्व का पहला देश जहां सूचना के अधिकार अधिनियम की शुरुआत हुई, देखिए क्वेश्चन भी हम सेट किए हुए हैं। तो ऑप्शन है नॉर्वे, यूएसए, स्वीडन और फिनलैंड। आप लोग इसका आंसर तो बता सकते हैं। आप क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर नॉर्वे में हुआ था, यूएसए में, स्वीडन में, तो फिनलैंड में। सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले किस देश में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था? स्वीडन में। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए नामित किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया कि देश में जो विधायिका होती है केंद्र सरकार की, वो हमेशा द्विसदनीय होती है। यानी भारत में द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका की व्यवस्था किया गया है और केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। यानी भारत में संसद कितने सदन है? 2 सदन है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि भारत में राज्यों में जो विधान पालिका होगी, विधानमंडल होंगे, किसी राज्य में 1 सदनीय भी हो सकता है, 2 सदनीय भी हो सकता है। अगर कोई राज्य की विधानसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि वहाँ विधान परिषद रहेंगे तो हो जाएंगे,
और नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा प्रस्ताव यानी रखने का या हटाने का प्रस्ताव विधानसभा पारित करके भेज देगी संसद को और संसद इसे मंजूरी दे देगी, तो उस राज्य में जैसा प्रस्ताव रहेगा वैसा लागू हो सकता है। यानी कि अगर किसी राज्य विधानसभा प्रस्ताव बना दे कि हमारे यहाँ विधान परिषद रहेंगे तो और संसद मंजूरी दे देगी, तो वो अंतिम शक्ति संसद के पास है, किसी राज्य में विधान परिषद रहेगा कि नहीं रहेगा, विधानसभा तो रहना ही है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विधान परिषद जो होता है उसमें कितने सदस्य राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो फ्रेंड्स, विधान परिषद किसी भी राज्य में अगर होता है तो उसके चुनाव 5 तरीक़ों से होता है, ठीक है। 1/3 सदस्य चुनते हैं विधायक लोग, 1/3 सदस्य चुनते हैं आपको स्थानीय प्रतिनिधि जैसे मुखिया, वार्ड कमिश्नर आदि लोग, यानी स्थानीय प्रतिनिधि के जो स्थानीय प्रतिनिधि जो होते हैं स्थानीय शासन के, वो चुनते हैं 1/3 सदस्य को, और 1/12 सदस्य को चुनते हैं स्नातक उत्तीर्ण व्यक्ति, 1/12 चुनते हैं हाई स्कूल और उससे ऊपर के शिक्षक लोग, और बचा हुआ 1/6 जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में के लिए नामित किए जाते हैं फ्रेंड्स। तो अब तो बता सकते हैं ना, 1/3, 1/12, 1/8, 1/6। यानी कि जैसे बिहार में विधान परिषद है तो बिहार में जो टोटल विधान परिषद की सीटें हैं 75, किसी राज्य में कितना विधानसभा का सीट अधिकतम हो सकता है फ्रेंड्स, तो वो हो सकता है उस राज्य की विधानसभा का अधिकतम 1/3। जैसे अपने यहाँ 243 है तो अपने यहाँ 1/3 हो सकती है अधिकतम, अपने यहाँ 81 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में है 75। अधिकतम 81 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन कम तो हो सकता है ना। तो 75 है अपने यहाँ विधान परिषद का सीट है, ठीक है। और किसी राज्य में कम से कम हो सकता है 40 सीटें विधान परिषद की। तो अपने देश में विधान परिषद 6 राज्यों में है और बिहार में भी है। तो इसको देखिए हम लोग, कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए वर्तमान में भारत के मतलब कि 6 राज्य में है विधान परिषद का गठन किया गया है। कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा विधानसभा के लिए राज्य विधान परिषद के लिए नामित किए जाते हैं, अभी बता दिए कि राज्य विधान परिषद में 5 तरीके से चुनाव होता है। 1/3 विधायक लोग चुनते हैं, 1/3 स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनते हैं पंचायती राज व्यवस्था के और नगर पालिका के, और स्थानीय प्रतिनिधि, और 1/12 सदस्य चुनते हैं स्नातक उम्मीदवार, स्नातक पास व्यक्ति, और 1/12 चुनते हैं शिक्षक हाई स्कूल, इंटर स्कूल, यूनिवर्सिटी आदि के कॉलेज के, और 1/6 मनोनीत किया जाता है। इसलिए यह आंसर हो जाएगा कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए नामित किए जाते हैं। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स, हमने आज भारत की शासन व्यवस्था और संविधान से राजनीतिक व्यवस्था से हमने 20 प्रश्न को डिस्कस किया है। आगे भी इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। आप सभी लोग जिन्हें सक्षमता परीक्षा की तैयारी करनी हो, आप सभी लोग जिन्हें BPSC 17वीं देनी हो, BPSC TRE 3.0 देना हो, प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। निश्चित सफलता के लिए बहुत जल्द हम लोग कोर्स स्कूल लॉन्च करेंगे। एकदम व्यवस्थित तरीके से सभी विषय को पढ़ाया जाएगा। व्यवस्थित तरीके से पढ़ाने के लिए, व्यवस्थित तरीके से किसी चीज़ को बताने के लिए, समझाने के लिए हम जाने जाते हैं। आप देखेंगे जैसे हम पॉलिटी या हिस्ट्री या साइंस के क्लास शुरू करेंगे, आप सभी लोग मेरे 1-2 क्लास से ही आप जान जाएंगे कि इसी तरह से अगर व्यवस्थित तरीके से कोई हमको समझाया जाए तो हम ज़रूर सफल होंगे। और सक्षमता परीक्षा तो बहुत नज़दीक है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो ज़रूर सफल होंगे और राजकर्मी बनेंगे। हमारी मदद से राजकर्मी बनेंगे आप बस हमें समय दें, आपको हम सफलता देंगे, आपको हम राजकर्मी बना कर देंगे। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, उसी तरीके से हमने बोला है कि आप मुझे अपना समय दीजिए, मैं आपको सफलता दूंगा, आपको मैं राजकर्मी बनाऊंगा। और बाद बाकी और लोग भी जो 70वीं देना हो वो भी मेरे वीडियो देखिए। BPSC दरोगा का एग्ज़ाम देना हो, BPSC TRE 3.0 का एग्ज़ाम देना हो, बिहार SSC का एग्ज़ाम होने वाला है, इंटर लेवल का, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको निश्चित सफलता मिलेंगी, निश्चित सफलता मिलेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को अच्छा लगता हो मेरा वीडियो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।